गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए बेटा, हमारा लास्ट चैप्टर रह गया है इस सिलेबस का, चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इसको भी हम कोशिश करेंगे टिल वेंसडे ये भी ओवर हो जाए, फिर हमारा सिलेबस भी ओवर हो जाएगा। और एक चीज मुझे आपको और बतानी है कि जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स का सारा मटेरियल अब मेरे को आप मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि मैं उसकी एडिटिंग देखूं, कुछ गलती है तो मैं आपको बता दूं। फिर आपका प्रोजेक्ट भी रेडी कर लीजिए, ठीक है। 31 दिसंबर तक रेडी कर लीजिए, और मटेरियल मेरे को आपने 25 दिसंबर तक दे देना है, जो जो आपने टॉपिक्स अपने चुने हुए हैं। और क्योंकि वेंसडे थर्सडे तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो एक बार मैं सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपका प्री बोर्ड लूंगी फुल सिलेबस का। या तो हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, आधा आधा करके सिलेबस का कर लेते हैं, और या फिर एक बार पूरा ऐसे करते हैं। पहले तो रोज जितने हमारे एक एक चैप्टर करके वो टेस्ट लेंगे, और जनवरी के स्टार्टिंग में मैं आपका 50% करके प्री बोर्ड लूंगी, और 2 प्री बोर्ड हो जाएंगे हाफ हाफ सिलेबस के, और उसके बाद फुल सिलेबस का एक प्री बोर्ड हो जाएगा। और जैन में स्कूल की तरफ से जो प्री बोर्ड होगा वो उसके बाद होगा, तो मतलब टोटल 4 प्री बोर्ड्स आप देंगे बायोलॉजी के। और रोज का एक एक चैप्टर दे देंगे तो मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं आएगी आपको, ठीक है। जैसे वेंसडे को चैप्टर नंबर 12 का आप देंगे, इस तरह से रोज का एक एक चैप्टर हो जाएगा। तो जब हम हाफ हाफ सिलेबस करेंगे तो आपको ऑलरेडी आते होंगे वो चैप्टर, तो आप एकदम से आपके ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर नंबर 13, विच इज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। वेरी इजी चैप्टर इकोलॉजी का ये, और इकोलॉजी के दोनों ही चैप्टर्स बहुत इजी हैं। 15th चैप्टर हमने कर लिया, तो कुछ वीडियोस मैंने आपको सेंड की थी स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू, वो भी आप देख लेना, बहुत इजी है। कुछ भी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इस यूनिट के अंदर 13th और 15th चैप्टर में बहुत इजी है, डायरेक्ट ही आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस। 13th चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े इनडायरेक्ट आएंगे, 15th वाले तो मोस्टली डायरेक्ट ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले बेटा एक टर्म आ रहा है इकोलॉजी। डेफिनेशन है, क्या है इकोलॉजी? इट्स द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये साइंस का वो ब्रांच है जो किस चीज से डील करेगा कि इंटरेक्शंस कैसी हैं, किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शंस हैं वो किस तरह की हैं, कैसी हैं, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं, इस पूरी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। इसमें बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स दोनों ही आते हैं, आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बायोटिक फैक्टर्स का मीनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके साथ लिंक्ड हो, और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग में आपकी सॉइल आ जाएगी, वाटर, लाइट, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लिविंग में प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, ये सारे आ जाएंगे। या ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस चीज को अगर हम स्टडी करें तो उसको कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट आपके टर्म्स आ रही हैं, इसको हम कर लेते हैं। 1 मार्क में हो सकता है कि ये टर्म, इनमें से कोई एक टर्म आपको एग्जाम में आ जाए। तो पहला टर्म हम बेटा नीचे से स्टार्ट करें, नीचे नीचे से इन द सेंस कि सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है उससे स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंपोनेंट जो है इकोलॉजी का वो है ऑर्गेनिज्म। जैसे अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म बनता है एक सेल से, छोटे से छोटा जो पार्ट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो होता है सेल। इसी तरह से इकोलॉजी का छोटे से छोटा जो पार्ट है वो है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ एट अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम। जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, क्लास 12th ए की एग्जांपल अगर हम ले लें, तो कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं 12th ए के अंदर, ठीक है। अगर आप सपोज कीजिए आप स्कूल में आ रहे हैं, अपनी क्लास के अंदर बैठे हैं, तो हम बोलेंगे कि जैसे आज आपका पॉपुलेशन है 14 स्टूडेंट्स हैं, 14 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट यहाँ पे हैं इस क्लास के अंदर। तो हम ये बोलेंगे कि क्लास 12th ए का पॉपुलेशन कितना है आज, एट दिस पर्टिकुलर टाइम इट इज 14, ठीक है। तो पॉपुलेशन क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया इन अ गिवन टाइम। स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस, एक या एक से ज्यादा पॉपुलेशंस हो सकती हैं। खासियत क्या है, दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, इंटरब्रीड कर सकती हैं, फर्टाइल हैं,
और नेक्स्ट जनरेशन को राइज कर सकती हैं, नेक्स्ट जनरेशन इनसे हो सकती है। ठीक है, तो 3 टर्म्स अभी तक हमने पढ़ी हैं। ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक कंपोनेंट, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। एक जगह पे उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम कह देते हैं पॉपुलेशन। स्पीशीज क्या है? एक या एक से ज्यादा तरह की पॉपुलेशन हो सकती है और ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, दे आर फर्टाइल विद ईच अदर। ठीक है, स्पीशीज के बाद आता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? इसमें सारी की सारी पॉपुलेशंस आ जाती हैं। इट कंपोज्ड ऑफ ऑल द पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। एक से ज्यादा अलग अलग तरह की स्पीशीज भी पॉपुलेशंस हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे, उसको कह देते हैं बायोटिक कम्युनिटी। जैसे गार्डन की बात कर लीजिए, आप आपके घर के पास गार्डन है, गार्डन में डिफरेंट स्पीशीज हैं, प्लांट्स की हैं, एनिमल्स की हैं, माइक्रोब्स की हैं, उनकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, तो गार्डन को हम एक बायोटिक कंपोनेंट कह सकते हैं, बायोटिक कम्युनिटी कह सकते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ गिवन एरिया। इसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे इकोसिस्टम में, जैसे कि वहां का टेम्परेचर कैसा है, वाटर कैसा है, ठीक है, सॉइल कैसी है, ये सारे कंपोनेंट्स भी जब ऐड ऑन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया के, तो उसी चीज को हम कह देते हैं इकोसिस्टम। इसके बाद बेटा आ जाता है बायोम। बायोम क्या है? बहुत बड़ा एरिया है विच इज हैविंग अ डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अमेजोन के रेन फॉरेस्ट हैं, इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, फ्लोरा भी आएगा और फौना भी आएगा। फ्लोरा का मतलब होता है जितने भी प्लांट की स्पीशीज हैं उनकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं। फौना में एनिमल्स की जितनी भी स्पीशीज है उनकी जितनी भी पॉपुलेशंस हैं, बहुत बड़ा एरिया है, उस पूरे एरिया को कवर अप करती हुई आ जाती है। सबसे बड़ा कंपोनेंट है इकोलॉजी के अंदर बेटा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर हमारी वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको हमने एक टर्म के अंदर बोल देना है बायोस्फीयर। ठीक है, लिविंग, बायोस्फीयर मींस लिविंग कंपोनेंट। ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन एज बायोस्फीयर। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने टर्म्स कौन कौन सी पढ़ी। ऑर्गेनिज्म पढ़ा, सबसे बेसिक कंपोनेंट है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ पर्टिकुलर एरिया एट अ गिवन टाइम आर नोन एज पॉपुलेशन। स्पीशीज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशंस बट दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर। कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी क्या है? It is composed of different species and they're all the populations which are present at a given area। एक पर्टिकुलर एरिया पे जितनी भी स्पीशीज है उनकी जितनी भी पॉपुलेशंस है उनको हम कह देते हैं बायोटिक कम्युनिटी। इकोसिस्टम में दोनों कंपोनेंट्स आएंगे, बायोटिक भी और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी। बायोम के अंदर बहुत बड़ा एरिया है, एक पर्टिकुलर इसकी वेजिटेशन टाइप है वो आ जाता है, और बायोस्फीयर में वर्ल्ड के जितने भी इकोसिस्टम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इसके बाद बेटा आपका जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा ओवरव्यू सा ले चुके हैं इसका, कि इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मींस बायो का मीनिंग ही लिविंग है, तो बायोटिक कंपोनेंट मींस इसमें लिविंग कंपोनेंट्स आ जाएंगे, जैसे कि प्लांट कम्युनिटी होगी, एनिमल कम्युनिटी होगी, माइक्रोबियल कम्युनिटी होगी, ये तीनों तरह की कम्युनिटीज इसके अंदर आ जाएंगी। ए बायोटिक में नॉन लिविंग आएंगे, इसको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। इसके अंदर जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सारे कंपोनेंट्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर जो है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे सीजन्स हैं, सीजन्स भी किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट हैं? टेम्परेचर के ऊपर। इस टाइम विंटर्स में देख लीजिए टेम्परेचर लो है। ठीक है, लो क्यों है? बिकॉज जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो कम हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा? अगर टेम्परेचर लो है तो प्रोडक्टिविटी भी लो हो जाएगी। सिर्फ लो टेम्परेचर में वही ऑर्गेनिजम्स फ्लरिश करेंगे जो उसके प्रति अडेप्टेड है। हाँ जी, ज्यादातर लो टेम्परेचर होता है पोलर रीजन्स पे और हाई टेम्परेचर होता है इक्वेटर वाले रीजन पे। इसीलिए हमने पिछले चैप्टर में भी ये पढ़ा था, 15 चैप्टर के अंदर,
कि जो इक्वेटर्स हैं यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन एक ही है कि जो सनलाइट का एक्सपोजर है वो इक्वेटर वाले रीजन पे ज्यादा होता है। ठीक है, सनलाइट का एक्सपोजर होने की वजह से ही इसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। अब टेम्परेचर के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। अब इसके अंदर बेटा जिस चीज पे आपको फोकस देना है वो सिर्फ ये दो टर्म्स है। कुछ और चाहे भूल जाओ लर्न करना, ये दो टर्म्स नहीं भूलनी है आपने। ये 1 मार्क में आती हैं और इनडायरेक्टली आती हैं। दो टर्म्स जो टेम्परेचर से लिंक्ड हैं वो है यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स एंड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें भी आपको एक चीज याद रखनी है, जहां पे टर्म आ गया यूरी, EURY, यूरी, इट मींस हाई रेंज या ब्रॉड रेंज। और जहां पे टर्म आ गया स्टीनो, इट मींस नैरो रेंज। अब यूरी के साथ लगा हुआ है थर्मल, थर्मल इज लिंक्ड विद हीट। ठीक है, तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे विच कैन टॉलरेट हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। वेरिएबल टेम्परेचर्स को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर है उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह से स्टीनोथर्मल है, स्टीनो मींस नैरो। दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज पे ही जिंदा रह सकते हैं। उस टेम्परेचर की रेंज से अगर कुछ ज्यादा हो गया या कम हो गया तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये जिंदा नहीं रह पाते। तो इसके अंदर वो ऑर्गेनिजम्स को हमने ऐड किया हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल सील है, जैसे कोरल रीफ्स हैं, दीज आर स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। अंदर तो बहुत हैं, जैसे कि मैमल्स को ही इंक्लूड कर लीजिए, किसी भी मैमल के आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के अंदर जो दो मेन चीजें आपने याद रखनी है वो है यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है बेटा वो है वाटर। वाटर की भी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जिसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी डिपेंडेंट है। जैसे वाटर का पीएच है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो एसिडिक में ज्यादा अच्छी तरह से फ्लरिश करते हैं, कुछ जो हैं वो एल्केलाइन कंडीशंस में ज्यादा फ्लरिश करते हैं। इसी तरह से वाटर की सैलिनिटी कैसी है, उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसा है, उसके ऊपर ये चीज भी डिपेंडेंट है इनके प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर। वाटर का टेम्परेचर क्या है, ये सारे इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स हैं किसके, वाटर के। अब इसके अंदर भी जो दो मेन चीजों के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है वो यही दो टर्म्स हैं, यूरी हेलाइन एंड स्टीनो हेलाइन। यूरी और स्टीनो का मतलब हमें पहले से ही पता है। यूरी का मतलब होता है ब्रॉड रेंज या वाइड रेंज, और स्टीनो का मतलब है नैरो रेंज। अब साथ में टर्म लगी है हेलाइन। हेलाइन मींस सेलाइन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन। तो इसमें हम सॉल्ट का कंसंट्रेशन किस में स्टडी कर रहे हैं, वाटर के अंदर। These are those organisms which can tolerate high salt concentrations in the water. वो organisms आ जाएंगे जो ज्यादा जो सैलिनिटी है उसको बर्दाश्त कर सकते हैं पानी के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे ग्रीन क्रैब्स हैं, शार्क्स हैं, वो यूरीहलीन ऑर्गेनिजम्स हैं। स्टीनोहलीन में वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को ही बर्दाश्त कर पाते हैं पानी के अंदर। इसके अंदर आ जाएंगे आपकी फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन में जिंदा रह सकती है, उससे बढ़ गया या कम हो गया तो ये इनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, इनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है बेटा, तो दो टर्म्स टेम्परेचर में, दो टर्म्स वाटर के अंदर। लाइट वेरी इजी। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ही ऑर्गेनिक मैटर बन पा रहा है। और अगर ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है इसीलिए जो नेक्स्ट हमारे ट्रॉफिक लेवल्स हैं फूड चेन में और फूड वेब में वो भी जिंदा है। ठीक है, तो फूड चेन, फूड वेब जो है ये क्यों फ्लरिश हो रही है, बिकॉज ऑफ ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स क्यों फ्लरिश हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस क्यों हो पा रही है, बिकॉज ऑफ लाइट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा कंपोनेंट है आपका फोटो पीरियोडिज्म। 11th में पढ़ चुके हैं बेटा। फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है कि फ्लावरिंग, फिनोमेना ऑफ फ्लावरिंग विच इज डिपेंडेंट अपॉन द लाइट पीरियड्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो लाइट के पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही फ्लावरिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं। इसमें हमने तीन तरह की, 11th में आपने पढ़ा था हाँ, कि हमने तीन तरह के प्लांट्स को स्टडी किया है, कैटेगरीज को स्टडी किया है। शॉर्ट डे प्लांट्स,
लॉन्ग डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। एक क्रिटिकल सनलाइट का इनको जो एक्सपोजर है वो चाहिए, क्रिटिकल एक्सपोजर चाहिए। क्रिटिकल मतलब मिनिमम इतना इनको लाइट चाहिए जिसपे ये फ्लावरिंग कर पाए। तो जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं इनका जो क्रिटिकल एक्सपोजर है लाइट का वो कम होता है, कम अमाउंट में भी लाइट मिलेगी तो ये फ्लावरिंग कर पाएंगे। विंटर्स में ऐसे होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट्स वो हैं जिनको ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, इनका क्रिटिकल एक्सपोजर का पीरियड ज्यादा होता है, ज्यादा टाइम इनको लाइट मिलेगी तभी फ्लावरिंग कर पाएंगे। ऐसे प्लांट्स हमें गर्मियों के टाइम पे मिलते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है डे न्यूट्रल प्लांट्स, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कि कितना भी इनको सनलाइट मिले ना मिले ये आराम से जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। लास्ट कंपोनेंट बेटा आपका सॉइल। तो सॉइल के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट्स और एनिमल्स का फ्लरिश होना, जैसे कि सॉइल का पीएच कैसा है, सॉइल किन किन कॉन्स्टिट्यूएंट्स का बना हुआ है, सॉइल की सैलिनिटी कैसी है। ठीक है, तो इसमें तो इतना ही करेंगे। इनमें इस टॉपिक में से जो टेम्परेचर और वाटर है, इनमें ये जो दो टर्म्स हैं इसी पे अब तक बहुत बार रिपीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपने पढ़ना सारा ही है, लेकिन इन टर्म्स के ऊपर जरा फोकस ज्यादा देना, इनकी एग्जाम्पल्स को भी अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है बेटा, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर्स। अब जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं एबायोटिक फैक्टर्स की तरफ किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे जिंदा रह पा रहे हैं, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है होमियोस्टेसिस, जो कि आप सिक्स से आई थिंक पढ़ते आ रहे हैं। होमियोस्टेसिस क्या है? इट्स अ फेनोमेना इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर का जो बॉडी टेम्परेचर उसको कांस्टेंट रख पाता है, किसके प्रति कांस्टेंट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रति वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाता है। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम होमियोस्टेसिस। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर विथ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स होम्योस्टेसिस कर पाते हैं उनको हम कहते हैं रेगुलेटर्स। उन ऑर्गेनिजम्स को क्या टर्म देते हैं हम? रेगुलेटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम चार हेडिंग्स में पढ़ेंगे। रेगुलेट, कॉन्फॉर्म, माइग्रेशन एंड सस्पेंड। इस टॉपिक को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आपका पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो स्टार्ट हो चुका है। 3 मार्क्स में पेट क्वेश्चन आता है इसमें से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, मार्क कर लीजिए इसको। ठीक है, तो पहला टर्म है बेटा रेगुलेट। रेगुलेट के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे विच कैन डू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस अभी बताया था आपको कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली मेंटेन रख पाते हैं, कांस्टेंट रख पाते हैं। इसके अंदर सारे बर्ड्स और मैमल्स आ जाएंगे, कुछ इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे। और ये करते कैसे हैं? थर्मो रेगुलेशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू होम्योस्टेसिस करते हैं। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन मींस जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन आयंस की, सोडियम पोटेशियम हो गया, इस तरह से जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसको भी ये रेगुलेट करते हैं बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। उसके लिए हमारे मैमल्स के अंदर तो सोडियम पोटेशियम पंप है, प्लांट्स के अंदर भी होता है ये। ठीक है, हाँ जी। एक तो हो गया कि इनके अंदर होता है होम्योस्टेसिस। दूसरी चीज क्या है? समर्स के दौरान बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो जो रेगुलेटर्स हैं ये क्या करते हैं, इनकी इनकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। समर्स के दौरान स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब भी स्वेटिंग होती है, स्वेट बाहर निकलता है, उसके साथ ही आयंस भी बाहर निकलते हैं, सॉल्ट्स भी बॉडी से बाहर निकलते हैं। और स्वेटिंग होने की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा था, ठीक है, तो स्वेटिंग हुई तो उनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लो हो गया, जिसकी वजह से आराम से अब वो इस स्ट्रेस को झेल पा रहे हैं। ठीक है बेटा, स्वेटिंग होने की वजह से क्या हो गया? बॉडी टेम्परेचर लो हो गया। विंटर्स के दौरान अब बाहर का बॉडी टेम्परेचर लो है, उसको कैसे मेंटेन करें? उसके लिए बॉडी में होती है शिवरिंग, कांपते हैं, कपकपी सी आती है हमें ज्यादा ठंड में। तो जो शिवरिंग है इट्स बेसिकली अ मैकेनिकल एक्सरसाइज। क्या है ये भी एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है, हीट को प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर। शिवरिंग से क्या बनता है? हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे भी जिसके कारण हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रह पाता है, कांस्टेंट रह पाता है। ठीक है,
तो रेगुलेट के अंदर आपने 3 मेन चीजें बतानी है। पहला तो होम्योस्टेसिस को ही आपने एक्सप्लेन कर देना है। फिर आपने बताना है समर्स में क्या होता है, स्वेटिंग के कारण, और विंटर्स में शिवरिंग के कारण जो इनका बॉडी टेम्परेचर है और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह पाती है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बेटा कॉन्फॉर्म्स की। इसमें इन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉन्फॉर्म होता है उनको कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्म्स का बेसिक कंपोनेंट क्या है कि इनके अंदर होम्योस्टेसिस नहीं होती। ये अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली ढाल नहीं पाते। तो क्या करते हैं बेचारे, इनके अंदर जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है बॉडी फ्लूइड्स का, बस इनका सिर्फ जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है वही चेंज होता है एनवायरनमेंट के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जैसे कि इनकी बॉडी से हीट लॉस होगा, जितना भी इनकी बॉडी से हीट लॉस होगा वो किस चीज, एक फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसको हम कहते हैं सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अब इस पे कॉन्फॉर्म पे जो आपको क्वेश्चन बन के आएगा वो ऐसे नहीं है, डायरेक्ट नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या बन के आएगा, 2 मार्क्स में आता है मोस्टली। वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन पोलर रीजन। पोलर रीजन्स में बहुत छोटे साइज के एनिमल्स हमें क्यों नहीं दिखाई देते, तो उसका रीजन आपने यही देना है कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं दे हैव लार्ज सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम बॉडी का कम है, सरफेस एरिया ज्यादा है, इस वजह से जो उनकी बॉडी हीट है जल्दी से निकल जाती है। ठीक है, जो सो दे लूज मोर बॉडी हीट, साइज छोटा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या है, वॉल्यूम कम है, सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो बॉडी हीट बहुत तेजी से निकलती है इनकी बॉडी से बाहर, तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा ठंडे इलाके में, इसीलिए हमें बहुत छोटे साइज के जो एनिमल्स हैं पोलर रीजन पे नहीं मिलते। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि सब बहुत छोटे साइज के एनिमल्स हमें पोलर रीजन में क्यों नहीं मिलते, वो इसलिए नहीं मिलते बिकॉज उनका जो सरफेस एरिया है बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ देयर बॉडी इज लार्ज। ठीक है, अगर हम रेशियो निकालें तो इसका वैल्यू ज्यादा आ जाता है। ज्यादा वैल्यू होने की वजह से जो बॉडी हीट है तेजी से निकलती है। ठीक है, तो इसलिए इनका सरवाइव कर पाना मुश्किल होता है ज्यादा ठंडे इलाके में। ये दो लाइंस आपने बतानी है और आपको 2 मार्क्स पूरे मिल जाने हैं। दिस इज द की पॉइंट। दे हैव लार्ज सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, सो दे लूज मोर हीट। ठीक है, हेंस इट इज very difficult for them to survive in the very low temperature as it is present in the polar region। तो ये आपने बता देना बस। थर्ड हमने जो कैटेगरी स्टडी करनी है बेटा वो है माइग्रेशन। अब ये वो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो कि एकदम से चेंज नहीं कर पाते अपने बॉडी टेम्परेचर को, तो ये क्या करते हैं उस पर्टिकुलर इलाके से ही बाहर निकल जाते हैं। दे शो टेम्पररी मूवमेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर environmental area and move to that area which is having favorable conditions for their survival। as for example साइबेरियन बर्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। साइबेरियन बर्ड साइबेरिया से उड़ के कहाँ आते हैं हमारे इंडिया में, राजस्थान के अंदर जो क्योलेडो पार्क है भरतपुर में, वहां पे हम इनको देख सकते हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत अच्छा है ये, अगर आपको एग्जाम देने के बाद आप जा सकते हैं तो देख सकते हैं। बर्ड वॉचिंग कहाँ कर सकते हैं, क्योलेडो पार्क में, पर विंटर्स के दौरान ही होगा ये। ठीक है, लास्ट बेटा सस्पेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सस्पेंड का मीनिंग क्या है, नेम से पता चला, रुक जाना, किसी चीज का रुक जाना। इसमें लोअर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे ज्यादातर। तो इसमें वो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो टेम्पररी तौर पे अपनी एक्टिविटीज को रोक देते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं। दे सस्पेंड देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, लोअर प्लांट्स हो गए। और फेवरेबल कंडीशंस पे ये लोअर प्लांट्स क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोर्स बनाएंगे और फेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, वही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे। हाँ जी, फिर एक टर्म आ रहा है बेटा हाइबरनेशन, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। हाइबरनेशन को विंटर स्लीप भी कहते हैं। ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में कुछ ऑर्गेनिज्म अच्छी तरह से अपनी एक्टिविटीज को नहीं कर पाते तो सस्पेंड कर देते हैं, रोक देते हैं अपनी एक्टिविटीज को, जैसे कि बियर है। ठीक है, क्या करता है ये, विंटर्स के दौरान कोई भी एक्टिविटी नहीं करता। इस चीज को कहते हैं हाइबरनेशन, टू अवॉइड द विंटर।
एस्टिवेशन ऑपोजिट है हाइबरनेशन का। जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा गर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाते वो अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देंगे ड्यूरिंग समर सीजन, जैसे कि स्नेल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है। फोर्थ टर्म इज डायापॉज। डायापॉज में जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर देंगे ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है। तो ये चारों टर्म्स सस्पेंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली आता है। जो एग्जाम्पल्स है इनके नेम से आ जाएगा और पूछा जाएगा, जैसे जू प्लैंक्टन्स हैं, बताइए ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति। तो आपने आंसर में देना, ये डायापॉज करते हैं। डायापॉज क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान ये अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड करते हैं। माइग्रेशन हमने पढ़ा था साइबेरियन बर्ड्स के अंदर। तो दीज आर साइबेरियन क्रेन्स विच शो माइग्रेशन टू क्योलेडो पार्क विच इज प्रेजेंट इन भरतपुर, राजस्थान। ठीक है, विंटर सीजन में माइग्रेशन ये करते हैं। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। अभी हमने पढ़ा था जू प्लैंक्टन्स का एग्जाम्पल। जू प्लैंक्टन्स जो है दे शो डायापॉज, कि टेम्पररी तौर पे अपनी एक्टिविटीज को रोक देते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं ये। ठीक है। एस्टिवेशन के एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ये देखिए, ज्यादा गर्मी में सॉइल के नीचे, इसको कहते हैं समर स्लीप। सॉइल के नीचे अपने आप दब के रह गया है, कोई भी एक्टिविटी कुछ भी ये शो नहीं करेगा। कुछ और एग्जांपल्स आप देख लीजिए। स्नेल्स हैं, स्क्विरल्स हैं, ये भी एस्टिवेशन को शो करती हैं। समर सीजन में बिल्कुल इनएक्टिवेट हो जाएंगी। सारी स्क्विरल्स नहीं करती। चलिए, तो जो ज्यादा फोकस देना बेटा आपने ये टॉपिक पे तो देना ही देना, इसका तो कुछ भी पॉइंट आपने छोड़ के नहीं जाना, चाहे वो रेगुलेट है, कॉन्फॉर्म है, माइग्रेशन है या सस्पेंड है। एक फ्लो चार्ट भी है आपकी, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है, वो आपने लर्न कर लेना। उसमें ज्यादा कुछ नहीं आता। उसमें जो चीज आपको पूछी जाती है वो जस्ट लेबलिंग पूछी जाती है और मैकेनिज्म पूछते हैं कौन सा ऑपरेट हो रहा है। जैसे ये ग्राफ बना हुआ आएगा और इन चीजों को ये ए या बी कर देंगे, ये चीज मेंशन होगी, ये चीज मेंशन होगी, यहाँ ए लिख देंगे, यहाँ बी लिख देंगे और आपसे पूछेंगे बताइए ए में कौन सी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स आएंगे और इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो आपने ए बता देना है, कॉन्फॉर्म है, कॉन्फर्मर्स है, शो कर रहे हैं कॉन्फॉर्म, तो इसके बारे में सारा बता देना है। बी में बता देंगे रेगुलेटर्स आ रहे हैं, रेगुलेट करते हैं, होम्योस्टेसिस को शो करते हैं। दोनों को आपने डिफाइन कर देना। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही बना हुआ आएगा और ए बी करके आपसे पूछा जाएगा। अब जो लास्ट टॉपिक हम आज करेंगे वो है अडेप्टेशंस। पूरा नहीं करेंगे, जस्ट एक दो एग्जांपल्स की करते हैं। हाँ जी, अडेप्टेशंस क्या है, नेम से पता चल रहा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के प्रति अपने आप को अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट किसी भी तरह से कर सकती हैं, या तो मॉर्फोलॉजिकली कर लेंगे अपने स्ट्रक्चर्स को चेंज करके, फिजियोलॉजिकली अपनी इंटरनल फंक्शनिंग को चेंज करके, या बिहेवियरल चेंजेस भी आ सकते हैं, अपने बिहेवियर को ही चेंज कर लेते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं अडेप्टेशन। किसी भी माध्यम से अगर ये अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं सो दैट दे कुड सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट, तो इस चीज को कह देते हैं अडेप्टेशंस। तो इसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला है अडेप्टेशंस इन लिजर्ड। ये जो बेटा टॉपिक है आपके प्रैक्टिकल्स में भी आएगा। ठीक है, दो प्रैक्टिकल्स बने हुए होंगे आपकी प्रैक्टिकल फाइल में। आपको दो एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, एक तो अडेप्टेशन इन वाटर कंडीशंस और दूसरा जीरी कंडीशंस। हाइड्रोफाइट्स अगर प्लांट्स हैं और हाइड्रिक अगर एनिमल्स हैं, एंड जीरोफाइट्स प्लांट्स इन लेस वाटर कंडीशंस, एंड जीरिक अगर एनिमल्स की है। तो वो सारे हम एक साथ ही पढ़ेंगे। चलिए, पहला है अडेप्टेशंस इन लिजर्ड्स। जो लिजर्ड्स हैं मोस्टली हमें डेजर्ट एरिया में मिलती हैं। ठीक है, जब डेजर्ट एरिया पे, हमने पता है कि डेजर्ट एरिया पे जो दिन के टाइम है टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, और दिन के टाइम रात के टाइम पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लिजर्ड्स क्या करती हैं, इनके अंदर होम्योस्टेसिस तो नहीं होता, तो ये क्या करती हैं, जब लो टेम्परेचर होता है रात का उससे पहले ही ये
थोड़ी सन बास्किंग कर लेती हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो क्या करती हैं, छिप जाती हैं, चाहे बिल में छिप जाएं या किसी भी एक पर्टिकुलर पत्थर के पीछे, या इस तरह से अपने आप को छिपा के जो सनलाइट है इससे ये बच जाती है। ठीक है, वेरी इजी, ये कम ही आता है वैसे लिजर्ड्स वाला। ये वाला आ जाएगा आपको 1 मार्क में। ह्यूमंस जो हैं हाई ऑल्टीट्यूड्स पे किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। आपने ये भी देखा होगा, जो पहाड़ी इलाकों में हमें ह्यूमन बींग्स मिलते हैं उनके गाल बहुत रेड रेड होते हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि हाई ऑल्टीट्यूड्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, द हायर यू गो द कूलर इट इज। वाई? बिकॉज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाता है वहां पे। कम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन की होने की वजह से इनकी बॉडी ने अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई कर लिया है फिजियोलॉजिकली कि दे शो इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। बॉडी के अंदर जो आरबीसीज का प्रोडक्शन रेट है, आरबीसीज का बनने का जो रेट है वो बढ़ जाता है। अब आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होती है विच इज रेड इन कलर। दैट्स वाई जो पहाड़ी लोग हैं, में बहुत इनके गाल वाल रेड रेड नजर आते हैं। क्यों? बिकॉज इनके अंदर जो आरबीसी का कंसंट्रेशन है वही ज्यादा होता है। अगर हम कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि जो पहाड़ी इलाकों वाले ह्यूमन बींग्स हैं उनमें आरबीसीज का काउंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू दोज विच लिव इन प्लेन। ठीक है, प्लेन्स पे जो मिलते हैं उनमें कम होता है। इनके अंदर जो ब्रीदिंग का रेट है, ब्रीथिंग रेट है, ये भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हैं, आपने इसके अंदर कोट आउट कर देने हैं। ये हायर ऑल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है, इस वजह से ब्रीदिंग रेट ज्यादा है, इसी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, इसी वजह से जो आरबीसी काउंट है इनके अंदर ज्यादा होता है देन दोज विच आर प्रेजेंट एट द प्लेन्स। लास्ट जो एग्जाम्पल बेटा हम पढ़ेंगे वो है मैमल्स विच आर फाउंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स। छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। क्या होता है उन मैमल्स के अंदर? छोटे छोटे से ईयर्स होते हैं, छोटी छोटी सी लिम्ब्स होती हैं। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे एलन, इन्होंने एक रूल दिया था, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था। एलन रूल क्या है कि अगर इनके लिम्स और एक्सटीरियर्स, जितने भी एक्सटीरियर ऑर्गन्स अगर वो ज्यादा लंबे होंगे तो जो हीट है इजिली लूज हो जाएगा। इसीलिए इनके जो एक्सटीरियर्स हैं, चाहे वो लिम्ब्स हैं चाहे वो ईयर्स हैं, वो छोटे साइज के होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। कम सरफेस एरिया होने की वजह से क्या होगा? हीट का लॉस भी कम होगा। ब्लबर प्रेजेंट होती है मैमल्स के अंदर। ब्लबर क्या है? इट्स अ थिक लेयर ऑफ फैट। क्या करती है ब्लबर? इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, इंसुलेशन का काम कर रही है। जो बाहर की ठंड है, पोलर रीजन्स पे जितने भी मिलते हैं हमें ऑर्गेनिजम्स, उनमें ब्लबर होता है, जैसे कि सील है, तो इंसुलेटर का काम कर रही है, बाहर की ठंड को इनकी बॉडी के अंदर एंटर होने से रोक रही है। दो एग्जाम्पल्स और हैं एडेप्टेशंस के अंदर, वो हम करेंगे कल। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलिए, आज के लिए इतना ही करते हैं। तो बताइए बेटा, आज के टॉपिक में कोई आपको ऐसा लगा हो जो नहीं समझ में आया, कोई डाउट लगा हो तो आप पूछ लीजिए। एंड वेंसडे को आपका टेस्ट होगा 7 PM, चैप्टर नंबर 12, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जिनका एग्जाम नहीं है, आई थिंक कुछ ही गर्ल्स होंगी जिनका एग्जाम है होम साइंस का, तो जिनका नहीं है वो रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर भी स्टार्ट कर दीजिए काम करना। ठीक है, सो वी एंड दिस सेशन हियर। ओके।